जय हिंद दोस्तों। तो आज से जो हम हैं बोर्ड लेवल के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे आपको याद करना है, ठीक है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है और जब भी टाइम मिले यानी कि खाली टाइम पे पीडीएफ को पढ़ना है, ऐसे याद कर लेना है आपको, ठीक है। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज कराएंगे सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ जाएंगे, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम पे आ जाएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो हमें पता है और हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके तब ये क्वेश्चन बनाया है आप लोग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसे ही मेरा चैनल में विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे जैसे अबाउट होता है ना, अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। और या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे भी आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एसे ऑन टिश्यू कल्चर, यानी कि टिश्यू कल्चर पे हमें ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है। इस पर कुछ बातें लिखना है हमें टिश्यू कल्चर के बारे में, आखिर टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले टिश्यू कल्चर का डिफिनेशन लिखेंगे, समझे। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो डिफिनेशन क्या है इसका देख लिया जाए। डिफिनेशन बोलता है कि टिश्यू कल्चर रिफर्स टू आइसोलेट ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम द प्लांट एंड ग्रोइंग देम aseptically in a suitable container on an artificial nutrient media under the control of condition। देखो करना क्या है, करना ये है कि हमें सबसे पहले किसी भी प्लांट के, यानी कि प्लांट का चाहे लीफ का एक सेल लेना है या स्टेम का एक सेल लेना है या फिर रूट का एक सेल लेना है, हमें जो है उसका एक सेल को लेना है। और जिस सेल को लेंगे उस सेल को बोलेंगे एक्स प्लांट। क्या बोलेंगे? उसका नाम होगा एक्स प्लांट। उस सेल यानी कि वो सिंगल सेल होगा, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे। एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे तो उसमें क्या डिवीज़न होगा और एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनेगा, उसको बोलेंगे केलस। समझ में आया? उसको बोलेंगे केलस। फिर क्या होगा, केलस डेवलप हो जाएगा एम्ब्रॉयड में, तब एम्ब्रॉयड डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। कोई एम्ब्रायो भी पढ़ते हैं, और एम्ब्रायो डेवलप हो जाएगा किसमें? प्लांटलेट में। यानी कि सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट मीडिया में जो प्लांट डेवलप हुआ है, यानी कि सबसे छोटा प्लांट, उसको प्लांटलेट बोलेंगे। अब इसी प्लांटलेट को क्या करेंगे हम, इसको किसी मिट्टी में ले आके ये कर देंगे, प्लांट इम्प्लांट कर देंगे, और वहाँ से क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। चाहे वो किसी भी प्लांट हो, किसी का प्लांट हो, मैंगो हो, कैरेट हो, रेडिस हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना पड़ेगा? याद ये रखेंगे एक्स प्लांट क्या होता है, केलस क्या होता है, प्लांटलेट क्या होता है और न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, इसको अलग से समझाए हैं, ठीक है। जो केलस क्या होता है, तो केलस क्या है कि केलस इज ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट अराइजेज फ्रॉम प्लांट सेल और टिश्यू इन आर्टिफिशियल कल्चर। यानी कि आर्टिफिशियली जो हम कल्चर्ड कर रहे हैं उसमें एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास मिल रहा है, उसी का नाम क्या है, केलस बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक और पॉइंट था, पॉइंट क्या था देख लीजिएगा आप। ये एक्स प्लांट क्या था? एक्स प्लांट था वो जो हम किसी भी प्लांट से जो सिंगल सेल ले रहे थे उसी को एक्स प्लांट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उसके बाद केलस बनेगा, तो केलस तो आप समझ चुके हैं। अगला पॉइंट बोलता है प्लांटलेट। उसके बाद क्या होगा, जो सबसे पहला प्लांट बनेगा उसको प्लांटलेट बोलेंगे। बोला प्लांटलेट आर टाइनी प्लांट जनरेटेड बाय कल्चरिंग द केलस अलॉन्ग विथ सम स्पेशल केमिकल्स। यानी कि उसमें बहुत सारे हार्मोन डाले जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्या डाले जाएंगे उसमें, केमिकल्स डाले जाएंगे। केमिकल्स क्या मतलब, जैसे हार्मोन ही हुआ, एंजाइम हुआ, उससे क्या होगा कि ये प्लांटलेट डेवलप होगा। उसी का हमको ऐसे लिख रहे हैं। उसी देखो, टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अगर ये देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, टिश्यू कल्चर में अगर हमें लिखना है ये उसका ऐसे लिखना है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें सिर्फ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन भी अलग से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन, एंड उसमें ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन।
एंड साथ में ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन का लिमिटेशन क्या है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। और 1 नंबर के लिए ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ केलस, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में डाल देगा केलस क्या है, ठीक है। तो चलिए माइक्रो प्रोपेगेशन में चलते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट इन्वॉल्विंग सेल एंड टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू इज कल्चर्ड इन लैबोरेटरी टू प्रोड्यूस प्लांटलेट। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन, कहने का मतलब ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ना, प्लांट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर को, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में, इसमें क्या बोलता है लेबोरेटरी में, यानी एक टेस्ट ट्यूब में ही ना करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। यही चीज़ अगर इसमें होता है एनिमल के केस में, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या, हम किस में माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं, किसका किसका कर सकते हैं हम, मतलब उस कौन से प्लांट को यूज़ करेंगे, ऑर्किड को यूज़ करेंगे, शुगर केन का यूज़ करते हैं, पोटैटो का करते हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसका बोल रहा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन का यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस देखते हैं। इट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक फॉर सुपीरियर वैरायटी, यानी कहने का मतलब ये है, कोई शुगर केन था, गन्ना था, उसमें जस्ट जूस कम था, हमको क्या करना था कि उसको जूस का लेवल को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, जब जूस का लेवल को हमें बढ़ाना है तो उसमें कुछ जीन लेवल पे कुछ उसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद क्या होगा कि उसमें जूस का लेवल ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी प्लांट में कर सकते हैं, सिर्फ गन्ने का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा है इट कैन बी अप्लाइड टू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, यानी कहने का मतलब ये है जैसे हमें कोई हाइब्रिड प्लांट तैयार करना है, ठीक है, यानी नया क्या बोलता है, मैंगो जो होता है ना, मैंगो का वैरायटी नया आ रहा है। जैसे मान लेते हैं क्या, एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, एग्ज़ाम्पल क्या ले रहे हैं, जैसे कि पहले आम के सीज़न में ही आम आता था, यानी मैंगो आ रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी तो आपको किसी भी मंथ में भी मैंगो का प्लांट में मैंगो दिखेगा, ठंडी में ही मिलता है। वो प्लांट आया कहाँ से आखिर, तो वो आखिर जो है उसको ये किया गया, हाइब्रिड बनाया गया उसको, ठीक है। उसके बाद बोलता है इट इज़ यूज इन केस ऑफ वेयर सीड आर डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट सीड। या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं, जैसे इंसेक्ट जिस प्लांट को खा रहा था, उस प्लांट को हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसा चेंज कर देंगे कि वो इंसेक्ट खाए तो वो मर जाए। इसके लिए इसी के बारे में हमको दिया हुआ है इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला लिमिटेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन का लिमिटेशन क्या है। इट इज़ नॉट इजीली अप्लीकेबल टू रिमोट एग्रीकल्चर एरिया, यानी ये इसका लिमिटेशन यही है कि ये जो है क्या बोलता है, आसानी से आप नहीं कर सकते किसी भी खेत में। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब बोला एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट है द प्लांट इज़ अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम इन इंटैक्ट प्लांट अंडर द स्ट्राइल कंडीशन फॉर अ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। ये तो पहले ही बता चुके हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अरे एक्सप्लांट नहीं बताया है कि किसी भी प्लांट का एक जो सेल लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उसी सेल को हम बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। उसी को डालते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, फिर वो क्या होता है, केलस में कन्वर्ट होता है। केलस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लांटलेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो प्लांटलेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका न्यू प्लांट में। अब टूटी पोटेंसी क्या होता है, देख लीजिए। टूटी पोटेंसी इज अ एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी सेल के पास जो एबिलिटी होता है उसमें डिवाइड करके बहुत सारा सेल बना के एक डिफरेंशिएटेड, मतलब कहने का मतलब एक सेल था, उसमें बहुत बार डिवीजन हुआ, बहुत सारा सेल बना, फिर वो डिफरेंशिएट होकर टिश्यू बना, टिश्यू से कोई एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, वही तो टूटी पोटेंसी है। बात समझ में आया। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ जितना भी क्वेश्चन कराए हैं एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, कोई शक नहीं, हमें 100% श्योर है हम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी का बोल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरी का बनाना, इस टाइप से बना लेना, इस टाइप से ओवरी का। तो पहले दिखाना क्या, ये क्या फॉलिकल होता है, यानी ग्रैनुलोसा सेल है। ये क्या है, ये है आपका छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ये क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को उसके बाद देखो, यानी कहता है उसका क्या होता है, उस साइड को क्या करता है, कवर कर लेता है इस टाइप से, एक लेयर बनाता है। तो प्राइमरी यानी ग्रैनुलोसा सेल उस साइड के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल।
2 लेयर बनाएगा तो सेकेंडरी फॉलिकल, 3 बनाएगा तो टर्शियरी फॉलिकल, भी बहुत सारा बना गया वो क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल्स यानी ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है तो बचा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, ये येलो होता है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। फिर कॉर्पस लूटियम क्या होता है, कॉर्पस अल्बिकेंस पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज एज ए एक्सप्लांट टू जनरेट द डिजीज फ्री प्लांट। यानी हमें डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए हमें प्लांट का कौन सा भाग यूज करना पड़ेगा, तो हम प्लांट का जो है सबसे ऊपर वाला भाग यूज करते हैं, शूट टिप को। क्यों, क्योंकि वो शूट टिप जो होता है वो डिवाइड करके नया सेल बना है, नया सेल बना है, अब तक उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ था। नया सेल बनने के बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो फिर उसको इन्फेक्शन होने की चांसेस है। नया जो सेल डिवाइड होकर बनाया तो उसमें तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसमें क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसी का हम ये करेंगे, एक्सप्लांट के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ इसका सॉल्यूशन ये लिखा है, ऑल्दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस द मेरिस्टम, यानी एपिकल मेरिस्टम बोलो या एक्सिलरी मेरिस्टम बोलो। ठीक है, यानी जो ब्रांच से ये निकलता है उसको एक्सिलरी बोलते हैं और जो ऊपर होता है उसको एपिकल बोलते हैं। बोलता है कि द मेरिस्टम इज फ्री ऑफ वायरस, यानी कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो वायरस फ्री होता है। हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम यानी शूट टिप एंड ग्रो इट इज इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स होता है अंदर, ठीक है, इनसाइड, टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। यही बात बताया भी है। उसके बाद इसका ऑप्शन सी दिया हो इसी हिसाब से। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। हम बता रहे हैं ना, टिश्यू कल्चर हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, माइक्रो प्रोपेगेशन हुआ, इनमें से सारा का सारा आने का चांसेस एक ही साथ, नहीं तो कोई तो आएगा ही, कोई तो आएगा ही इसमें, कोई तो आएगा ही, 100% बोल रहे हैं। तो बोल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी का डेफिनेशन दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टर्म दैट रिफर्स टू अ चाइल्ड दैट इज कंसीव्ड आउटसाइड द वुमेन बॉडी बाय साइंटिफिक प्रोसेस नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF लिखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कहने का मतलब है जिस तरह हम प्लांट बनाए ना, तो इसमें क्या होता है, ये आउटसाइड द बॉडी अगर हम इसका बच्चे का यानी बेबी का डेवलपमेंट करते हैं, यूट्रस इसमें ना हो के, यूट्रस में ना हो के आउटसाइड करते हैं, फिर बाद में यूट्रस में डाला तो वो अलग बात है, वो हम नहीं जा रहे हैं। हमें इतना जानना है कि हम बेबी का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। सिर्फ इतना लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा। तो बोल रहा है प्रोसेस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, इन टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने का क्या प्रोसेस है ये देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, दिस इंटायर प्रोसेस इज डन इन अ लेबोरेटरी। सबसे पहली बात, ये कहाँ पे होगा, लेबोरेटरी में होगा, लेबोरेटरी में। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के आउटसाइड बनाना है, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी बना लेगा, नहीं होगा ना ऐसा। उसके लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए अब देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द एग आर टेकन फ्रॉम द मदर ओवरी एंड फर्टिलाइज बाय स्पर्म फ्रॉम द फादर। कहने का मतलब ये है, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मदर के ओवरी से एग निकालते हैं। ठीक है, अब एग निकालने का प्रोसेस क्या है, वो जैसे भी निकालते हैं बट निकालते हैं, आउटसाइड निकाल के एक लेबोरेटरी में रख देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, ट्यूब में। उसके बाद फादर का स्पर्म लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, द फर्टिलाइज एग इज कल्चर्ड फॉर 2 to 6 days एंड अलाउड टू डिवाइड फॉर 2 to 4 times। कहने का मतलब है ये फर्टिलाइज एग जो है उसको क्या करेंगे, 2 से 6 दिन तक कल्चर करेंगे और उसको अलाउ करेंगे क्या बोलता है 2 to 4 times इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, यानी कि उसको डिवाइड करेगा 2 से 4 बार, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। देखो इसका डिवीज़न किया आता है, इसका फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के बाद उसको जो हम ग्रो करते हैं टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, इसीलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। उसके बाद दीज एग आर देन रिटर्न बैक टू मदर यूटेरस वेयर इट कैन बी डेवलप नॉर्मली। दिस इज डन विद द इंटेंशन टू स्टेबलाइज द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। क्या करें हमने ये कहा कि सबसे पहले फादर से क्या लिए, स्पर्म लिए, मदर से ओवम लिए, दोनों को फर्टिलाइज़ किए। ठीक है, जो फर्टिलाइज एग है उसको 2 से 6 दिन तक अलाउ किए, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। एक ट्यूब में क्या किया, दोनों को फर्टिलाइज करके उसमें डिवाइड किए 2 से 4 टाइम।
ठीक है, यानी 2 to 4 टाइम्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 से 4 बार उसका डिवीजन हुआ। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डिवीजन हो रहा है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या बोले, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। अब वही अब उसको क्या करेंगे, उसको रिटर्न फिर मदर के यूटरस में डाल देंगे ले आके। अब वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो या तो अपने मदर में करेंगे या फिर दूसरे एक भारे की माँ भी मिलती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं भारे की माँ, जैसे कि अभी प्रियंका चोपड़ा का बेटी हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो उनके यूटरस से जन्म नहीं लिया है, यानी कि प्रियंका चोपड़ा का ओवरी से ओवम लिया गया था और उसके जो निक जोनास है उससे स्पर्म लिया गया, दोनों को फ्यूज़ करके किसी एक भारे की माँ लिया और उसके यूटरस में उसको डेवलप किया। ठीक है, जिस तरह फिर शाहरुख खान का भी बेटा है छोटा वाला अबराम, वो भी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब चौथा प्रोसेस है द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस हैज़ ग्रेटली डेवलप वोमेन हैविंग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम दैट आर अनट्रीटेबल टू गिव बर्थ टू हेल्दी। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी हम क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे मदर जिसके पास क्या होता है कि उसका ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, यानी कि वो जो है उसको बोलते हैं स्टेराइल है वो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी यूज़ करते हैं, ना कि अभी अपना बॉडी को बचाने के लिए। ठीक है, होता है ना फिल्म स्टार सब ये सब करता है ज़्यादातर, जो कि इलीगल है अभी। अब बोलता है कि बायोप्रेसी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोप्रेसी। अब देखो बायोप्रेसी ऐसे समझेंगे कि मान लिया किसी भी प्लांट का तो अब क्या किया, क्रॉस किए, किसी तरह का एक मान लेते राइस बनाया आप। ठीक है, नया प्लांट बनाया गया। ठीक है, वो जो है बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपयोगी है, उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, आप कोई क्या करता है, कोई साइंटिस्ट कि उस जो आप बनाए हैं उसका आपका कंसेप्ट को चोरी करके वो क्या करेगा, वो अपने नाम से रजिस्टर करा लेगा, यानी पेटेंट करा लेगा। तो वो जो अपने नाम से पेटेंट करा लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोप्रेसी बोलेंगे। या फिर क्या बोलेंगे, या फिर बायोप्रेसी क्या हो सकता है दूसरा, आगे देखते हैं, इसको पढ़ने का पता चल जाएगा। बायोप्रेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल एक्सप्लांटेशन ऑफ बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल विच अकर्स नेचुरली, typically dangerous, क्या लिखा है, इंडेंजियस people have traditionally congenies primarily consisting of biological features and genetic diversity of the natural environment from one generation to another generation। यहाँ पे आप जो तो हाँ अगला देखो, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनेशन क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये इससे है इन्वायरमेंटल इशूज़ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपको, या तो मेन क्वेश्चन देगा या फिर और में देगा, इनमें से ये बनाओ नहीं तो ये बनाओ। ठीक है, इसीलिए आपको है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एटमोसफियर, यानी कि अर्थ मतलब कहने का है कि अर्थ में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज बाय इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एंड अदर पोल्यूटेंट। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हम उसको बोलेंगे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो बढ़ क्यों रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन काउज कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लो कार्बन हो गया एंड अदर पोल्यूटेंट हो गया। उसके बाद बोलता है इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल फॉलोइंग आर मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल। सबसे पहला देखो, रेज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा उससे। ठीक है, दूसरा क्या है, थ्रेटेंड ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी पूरी तरह से वेनिश्ड हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और क्लाइमेटिकल चेंज हो सकता है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, हाई मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी मीन्स क्या होता है, मरण, यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट का भी लॉस होगा। तो आप इसको पढ़ के थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार बता ही देते हैं। देखो, टेम्परेचर रेज करेगा तो इससे क्या हो सकता है, टेम्परेचर रेज करेगा तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इस एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा, पोलर आइस, जितना वो आइस जो है वो धीरे धीरे पिघलने लगा। तो समुद्र के अगल बगल का एरिया क्या होगा, डूबने लगेगा, क्योंकि पानी वहाँ से बर्फ़ पिघलेगा तो पूरा पानी समुद्र में जाएगा। तो समुद्र में जाएगा तो अगल बगल का जो एरिया है वो डूबने लगेगा। तो डूबने लगा तो इससे ह्यूमन बींग में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यानी कि इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का
इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें राइज इन टेम्परेचर में, ठीक है। अगला है थ्रेटेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगला बोलता है ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्ट द कोरल रीफ दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इंक्रीजेज द ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ मेड द फ्रेगिलिटी ऑफ द कोरल रीफ इवन वर्स। उसका क्लाइमेटिकल चेंज है, तो आप ये इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा का सारा, हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा कौन है, इतना सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, कल लेके आएंगे, उसमें जेनेटिक्स का रहेगा, इवोल्यूशन का रहेगा और बायोटेक्नोलॉजी का रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।